So let's start with our today's topic, and today's topic is our features of foreign trade in pre-independence era. हमने अभी तक देखा कि हमारी प्री इंडिपेंडेंस एरा की इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, फिर हमने देखा एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, फिर हमने देखा इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी, एंड टुडे वी विल गोइंग टू सी अवर टॉपिक दैट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अवर फॉरेन ट्रेड, इंडियाज फॉरेन ट्रेड प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या था। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड या व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, बताओ। राइट, फॉरेन ट्रेड इज रेफर्स टू द ट्रेडिंग डन बिटवीन टू कंट्रीज, दो या दो कंट्रीज से ज्यादा, मतलब अगर हम कंट्रीज की बात ना ही करें, अगर हम ये करें कि ट्रांसफर ऑफ द गुड्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द नेशन, मतलब नेशन की बाउंड्री के आर पार ट्रेड करने को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। चाहे हम कोई गुड्स अपनी कंट्री में ले बाय द वे ऑफ इंपोर्ट, चाहे हम कोई गुड अपनी कंट्री से दे बाय द वे ऑफ एक्सपोर्ट, कुछ भी अगर हम करें वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या कंडीशन थी फॉरेन ट्रेड इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा में। What was the condition and what was the condition of India of foreign trade in pre-independence era? क्या कंडीशन थी? वो तो सबकी एक ही बात है, वेरी बैड ही थी। चलो हम अपने फीचर्स देख लेते हैं कि हमारी फॉरेन ट्रेड के क्या क्या फीचर्स थे कॉलोनियल रूल पीरियड में या हमारे ब्रिटिशर्स पीरियड में। फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिशर्स मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड, मतलब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड में। ये फर्स्ट हेडिंग है और इसके अंदर के पॉइंट हम अभी देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करना जरूरी है। अब मैं ये तो कहूंगी ना कि ब्रिटिशर्स कौन थे, आप मुझे बताओ मोनोपोली क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? एकाधिकार। मोनोपोली आपने 11th में पढ़ी होगी। मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज द कंट्रोल ऑफ सिंगल पर्सन इन द होल मार्केट, देयर इज वन सेलर एंड लार्ज बायर्स। पढ़े थे ना ये, वन सेलर एंड लार्ज बायर्स। एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल दे दो मोनोपोली का। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सेलर वन होता है जी। पार्डन, राइट। रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके क्या होता है, इनके में वन सेलर होता है और लार्ज बायर होता है। अब किसी में वन सेलर और लार्ज बायर होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि आप कितने भी रेट में, किसी भी रेट में आप सेल करो, आपके कंज्यूमर्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय द गुड्स फ्रॉम यू ओनली, क्योंकि कोई और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कंज्यूमर्स ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं, ऑब्लाइज्ड मतलब मजबूर हो जाते हैं कि वो गुड्स आपसे ही ले या आपके द्वारा ही ले। खैर ये तो हमारी मोनोपोली एज अ फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन थी। अब हम देख लेते हैं कि मोनोपोली का, वैसे आप मुझे बताओ, ये तो मोनोपोली का मतलब था मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में कि वन सेलर एंड लार्ज बायर। अगर हम इंग्लिश के टर्म्स में देखें तो इंग्लिश में मोनोपोली का क्या मतलब होता है? हाँ जी, एक का शासन, मतलब किसी और की बात ना सुनना, किसी और के पॉइंट को कंसीडर ना करना, सिर्फ अपनी अपनी बात कहना, सिर्फ अपना अपना शासन होना। तो मोनोपोली एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है जिसमें एक शासन होता था, डिक्टेटरशिप होती है, कि वन का शासन, वन का अधिकार होता है। अब एक बात बताओ, ये हमारा जैसे पॉइंट है ब्रिटिशर्स मोनोपोली ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसका क्या मतलब हुआ? बिफोर वी प्रोसीड, अगर हम जनरल क्राइटेरिया देखें तो आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ। वो बात तो ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स का अगर शासन था तो ब्रिटिशर्स तो सारी अपनी मनमानी चलाएगी और हर ही फील्ड में चलाएंगे, कोई एक आधे फील्ड में तो नहीं चलाएंगे। अब ब्रिटिशर्स मोनोपोली और फॉरेन ट्रेड में क्या आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट था, देखो यहाँ पे मोनोपोली का क्या मकसद हुआ। इंडिया में अनडाउटेबली
हम ये बात नहीं कहते, इस बात को डिनाई नहीं करते, अनडाउटेबली ब्रिटिशर्स ने काफी पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी किए थे हमारी इंडिया में, जो कि जिनका रिजल्ट आज तक है। जैसे जो वेस्टर्न कल्चर लाए थे, माना इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का लाने का श्रेय सारा सारा हमारे ब्रिटिशर्स पे जाता है। ब्रिटिशर्स ही फॉरेन ट्रेड को, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसी चीजें डेवलप करी थी जिससे हमारा, कह सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ था सोसाइटीज में। और उन्होंने काफी कुछ मॉडर्न तरीके, मॉडर्न तौर तरीकों से हमें अवगत। हाँ, सबसे बड़ा रेलवेज भी लाए थे, हमने कल भी डिस्कस किया था। ये तो हमें मानना पड़ेगा, भले हजार नेगेटिव इम्पैक्ट थे ब्रिटिशर्स के, बट कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे ब्रिटिशर्स के, है ना। दोनों ने कुछ तो पॉजिटिविटी भी लाए थे। अब उनमें क्या हुआ था देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स में जाए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज पूरी तरह खराब हो गई थी? वेरी गुड। अब इन्होंने इसके बदले में क्या डेवलप किया था? ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया था। क्या डेवलप किया था हैंडीक्राफ्ट्स के बदले? एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये सारी इन्होंने डेवलप करे थे। अब क्या हुआ जब मैंने ये सारी हमारी डेवलपमेंट करी, तो उसके साथ क्या हुआ, इंडिया की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। देखो, अगर अनडाउटेबली अगर आप कोई काम करोगे और कोई काम में अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्पेशलिटी होने लगी और आपको ख्याति मिलने लगी, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो क्या हुआ कि इंडिया की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब पॉपुलैरिटी कैसे मेजर होती है? मतलब जो अदर कंट्रीज थे वो इंडियन गुड्स को लाइक करने लगे, और अदर कंट्रीज क्या चाहते थे, दैट वी शुड डू द ट्रेड विद इंडिया। अब आज के जमाने का भी हम स्क्रैन्यू देख रहे हैं, जैसे ये प्रॉब्लम की डिजास्टर्स टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, तो इस समय भी हर कंट्री एक दूसरे की हेल्प करती है। अवर कंट्री इंडिया इज आल्सो हेल्पिंग टू अदर कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज विल आल्सो गिव द हेल्प टू इंडिया। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। लेकिन क्या बात है कि वो दोनों मदद तो करते हैं, लेकिन क्या था, जब उस टाइम पे थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी, थोड़ी बहुत अपडेट इंडिया की बढ़ने लगी, तो सारी कंट्रीज क्या चाहती थी कि हम भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इंडिया के साथ ट्रेड करें। बट ब्रिटिशर्स उस वक्त थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करते थे, ब्रिटिशर्स पूरी पूरी मोनोपोली राइट थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया पे। ब्रिटिशर्स क्या होते थे, इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन होता था, इंडिया का जितना भी प्रोडक्शन होता था, ब्रिटिशर्स सोचते थे उसका हाफ ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे अगर 100% कोई चीज प्रोड्यूस हुई तो उसका 50% ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में भेजते थे। मतलब इंडिया का आधा ट्रेड ब्रिटेन में होता था, और बचा हुआ आधा ट्रेड अदर कंट्रीज में होता था, जैसे श्रीलंका, चाइना, ईरान, इराक या कोई भी अदर कंट्रीज में 50, सब कंट्रीज को मिला के 50%, और आधा पूरा जो कंट्री का ट्रेड होता था वो ब्रिटेन में होता था। अब बताओ मैंने क्या बोला? व्हाट आई हैव सेड रिपीट करो। वेरी गुड। आधा ट्रेड ब्रिटेन ले जाता था, और बचा हुआ आधा सारी वर्ल्ड की कंट्रीज करती थी। अब जो थोड़ा बहुत, अब देखो मैं तुम्हें इसके आफ्टर में इफेक्ट बताऊंगी। देखो, आधा ट्रेड जो ब्रिटेन में हुआ, ये तो मानना फिजूल है कि वो कुछ प्रॉफिट इंडिया को देंगे। वो जितना प्रॉफिट होता था अपनी कंट्री पे रखते थे, और जो रत्ती भर भी इंडिया को प्रॉफिट देते नहीं थे। जो आधा हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो वो इंडिया का लेते थे ब्रिटेन, उनसे तो ब्रिटेन से तो खैर इंडिया को 0% फायदा था, कोई फायदा नहीं था इंडिया को। ठीक है। अब जो बचा हुआ आधा परसेंट, जो हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड था, जो वो अदर कंट्रीज के साथ करते थे, उससे मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया को फायदा नहीं होता था, इंडिया को फायदा होता था, लेकिन उसका प्रॉफिट कौन ले लेता था? बताओ। राइट।
इंडिया का जो आधा परसेंट, जो आधी प्रोडक्शन से, आधे प्रोड्यूस करने से गुड से जो प्रॉफिट होता था, वो बचे हुए आधे का सारा प्रॉफिट ले लेते थे ब्रिटिशर्स। तो अल्टीमेटली सारा फायदा किसे होता था? अल्टीमेटली हर चीज का किसी भी तरीके से, तुम सीधी उंगली से ले लो, टेढ़ी उंगली से ले लो, अल्टीमेटली फायदा दो ना ब्रिटिशर्स को। मेहनत कौन करता था? मेहनत करते थे इंडियंस और फायदा लेते थे ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली सारा फायदा होता था हमारे ब्रिटिशर्स को और मेहनत करते थे हमारे बेचारे इंडियंस। ठीक है। अब इससे क्या होने लगा? इससे जितना भी प्रोडक्शन हो, जितना भी कंजप्शन हो, ना ही कंट्री की जीडीपी बढ़ती थी, ना ही इसकी मैंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अभी मैं आपको नोट्स में बताऊंगी। ना ही कंट्री की जीडीपी बढ़ती थी, ना ही कंट्री की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ती थी, ना ही कंट्री का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इम्प्रूव होता था। क्योंकि भले ही एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इम्प्रूव हो जाए या भले ही आप कुछ ना कुछ अपने लोगों को रख लो, बट सैलरी कहाँ से दोगे जब तक उसका फायदा तुम्हें नहीं होगा? भाई देखो, अगर कोई अब ये तो ये बात होगी, अगर मैं कितना भी अर्न करूँ, मैं अपना अर्न करने के बाद किसी और को दे दूँ, तो मुझे क्या फायदा है? फायदा तो उस पर्सन को है ना। अब कहने को, अब आप उसे क्या मानो, मुझे एम्प्लॉयड मान लो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। अब ये मान लो कि हाँ, इंडियंस के पास एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट का फायदा क्या? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट को जो सैलरीज थी वो उनको तो नहीं मिलती थी, अल्टीमेटली उन्हें वर्क तो दूसरों के लिए करना होता था। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड? और दिस क्रिएटेड इम्बैलेंस इन ट्रेड, इसकी वजह से ट्रेड में इम्बैलेंस हो गया था। ओवरऑल जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। इम्बैलेंस मतलब इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, वो हमारा पॉइंट था ब्रिटिशर्स मोनोपोली और फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी उस समय में फॉरेन ट्रेड में। ब्रिटेन मेंटेन द मोनोपोलीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ब्रिटेन कंट्री ने इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपनी मोनोपोली यानी एक क्षत्रिय राज बना रखा था। आधा ट्रेड ब्रिटेन में जाता था, बचा हुआ आधा सारी अदर कंट्रीज में जाता था। जो आधा ट्रेड ब्रिटेन में जाता था उससे तो रत्ती भर पे प्रॉफिट होता नहीं था, उससे तो डबल जीरो प्रॉफिट होता था इंडिया को। और जो बचा हुआ आधा ट्रेड बची हुई सारी कंट्रीज के साथ जाता था या बची हुई सारी कंट्रीज के साथ किया जाता था, उसका फायदा भी ब्रिटिशर से ले जाते थे। तो अल्टीमेटली इंडिया के पास कुछ भी नहीं बचता था। इस ये ही रीजन था जो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता था ट्रेडिंग सेक्टर में। ये आपको पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर जगह कॉमन रहता है, इसे ध्यान से सुनना। इसके बारे में आपको कुछ पता है? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। उससे पहले मैं आपको एक स्विस कैनाल के बारे में बता देती हूँ। आपको पता है, नाम सुना व्हाट इज स्विस कैनाल? मैं बताती हूँ। स्विस, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि हमारे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितना भी रॉ मटेरियल्स होता था वो सारा, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी रेट तो अच्छा है, तो जितना भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेते थे और लेके अपनी कंट्री में ले जाते थे। बहुत सस्ते सस्ते, या तो शायद पैसे नहीं देते थे, मतलब बहुत सस्ते सस्ते रेट पे वहां पे ले जाते थे। अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करते थे, अपनी कंट्री की इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते थे, अपनी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ाते थे और उसके फाइनल गुड्स इंडिया को बेचते थे। अब वो फिनिश प्रोडक्ट की तो कीमत कुछ देते ही नहीं थे, जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते थे उनके फिनिश गुड्स की तो कीमत कुछ देते ही नहीं थे। और जो फाइनल प्रोडक्ट्स वो अपने बना के अपनी कंट्री से इंडिया में बेचते थे, उसके बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा पैसा उसका चार्ज किया करते थे। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। इस पॉइंट का मतलब तो यही है। लेकिन आप मुझे बताओ, जो वो रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर करते थे ब्रिटेन तक, वो एक स्विस कैनाल के थ्रू करते थे। दोबारा सुन लो, जो वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से ट्रांसफर करते थे ब्रिटिशर्स तक, इंडिया ब्रिटेन तक, इंडिया से ब्रिटेन तक जो वो रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर करते थे,
वो करते थे बाय द हेल्प ऑफ स्विस कैनाल। और स्विस कैनाल क्या था? इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द पैसेज ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। स्विस एक जगह है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जगह वो कैनाल होता है। कैनाल अब मैं आपको कैसे बताऊं? कैनाल होता है जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड नीचे जाके आप क्या करते हैं, गुफा सी होती है, साथ साथ पानी बह रहा होता है। देखा कभी मूवीज में या किसी चीज में? कोई कार्टून्स मूवीज में देखा होगा आपने कि मतलब एक, हाँ डोरेमोन, हाँ डोरेमोन में देखा होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, एक जमीन होती है ना, जैसे रोड्स के नीचे एक वो होते हैं गड्ढे से, उनको बंद कर दिया जाता है। हाँ नोबिता में होता था ये। वो नीचे से जाता था, एक बड़ा सी सुरंग सी होती थी, और उस सुरंग को गोल सी होती थी, तो साथ साथ पानी सा बह रहा होता था, साथ साथ में वैसे चल रहा होता था। तो ये स्विस कैनाल है। तो स्विस कैनाल, स्विस अब जैसे कोई भी हम कहते हैं दिल्ली कैनाल, हम दिल्ली में कैसे हो सकता है, वहां पे कौन सा पार्ट है, वो कोई वाटरवेज है? कुछ भी आप मान लो, जैसे आप मान लो मुंबई कैनाल, महाराष्ट्र कैनाल, या कह सकते हैं हम हमारे तो चेन्नई के चेन्नई कैनाल, जहाँ पे भी मतलब वाटरवेज था। तो क्या हुआ, स्विस एक जगह है, तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवेज था। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, नेचुरली नहीं बना हुआ था, किसी इंसान ने ही बनाया था। किस इंसान ने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। किस लिए बनाया? ये नॉर्थ से साउथ तक पास होता था। और ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि जो सारे रॉ मटेरियल्स थे उनको कैसे ट्रांसफर किया जाए। अब ये मत कहना कि एयरवेज तब के बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज भी एयरवेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस वक्त तो एयरवेज में, एरोप्लेन में चीजें ढंग से नहीं जाया करती थी, या चीजें ढंग से नहीं ट्रांसफर हुआ करती थी। तो जो वो वाटरवेज था, वो वाटरवेज जो हमारे वाटरवेज के थ्रू वो अब सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर करते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स को इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया लाया करते थे। समझ गए इतनी बात? ये स्विस कैनाल का पॉइंट ऐड करना इसलिए इम्पोर्टेंट था इसमें, क्योंकि क्या आपको बताना था कि ये जो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, ये किस तरीके से किया करते थे। ये ईयर भी याद कर लो, ये किस ईयर में खुला था? ये 1869 में खुला था। इट हैड ओपनड इन 1869। समझ गए? अभी मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी ये किस ईयर में खुला था, ठीक है? अभी रुको। फिर इसके बाद क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट एटसेट्रा। हमारी इंडिया प्राइमरी एक्सपोर्टर बन गई। प्राइमरी एक्सपोर्टर बन के उसने क्या किया, जो रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, ये सारी चीजें थी, वो हमारी इंडिया एक्सपोर्ट करने लगी टू द ब्रिटेन। And India became the importer of finished goods like both consumer and capital goods, which was relatively of high price. वो जो इंडिया इम्पोर्टर बन गई फाइनल गुड्स की, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, जो ब्रिटेन में बन के आते थे, और वो रिलेटिवली हायर प्राइस के होते थे। इसका मतलब क्या हुआ रिलेटिवली हायर प्राइस का? उनसे ज्यादा क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो पूरा ये कह सकते हैं मोटिव था कि किसी भी तरह इंडियन की इकोनॉमी को डाउन करना। इससे भी फॉरेन, अब आप मान लो कि इससे भी फॉरेन ट्रेड तो होता था, लेकिन क्या फायदा इन फॉरेन ट्रेड के, इन सब तरीकों को करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इसका। अभी अपने थर्ड पॉइंट में मैं आपको एक कोटेशन टाइप की बताऊंगी। वो आप इस क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गए तो अब स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को लिखना, इस कोटेशन को लिखना, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो आपको ये सेकंड पॉइंट समझ आ गया? बोलो, बताओ मैंने क्या बोला, पूरा जैसा मैंने बोला उसे एक्सप्लेन करो। हाँ इस मी नेट एक्सपोर्टर वाला। राइट, वेरी गुड। एंड दिस कुड बी डन बाय, दिस कुड बी डन बाय, which was opened in
करेक्ट। समझ गए सेकंड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब पहले आप मुझे ये बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेन। जैसे हाँ, निकालना, खत्म करना, जैसे कह सकते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, मतलब धीरे धीरे इंडिया की वेल्थ का कम होना, डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, खत्म होना, ये सारा आ जाता है हमारे इंडियन वेल्थ में। डिक्रीमेंट ऑफ इंडिया वेल्थ, इंडिया की वेल्थ का कम होना। समझ गए? क्या समझे? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो इसका ये हेडिंग का मतलब है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। चलो मैं सबसे पहले आपको ना कोटेशन बता देती हूँ, जो कि आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखना। पहले हमने जो आज का डिस्कशन किया, उसका डिस्कशन में ये था कि चाहे इंडिया के फॉरेन ट्रेड हो रहा था, इंडिया में फॉरेन ट्रेड हो रहा था, लेकिन इंडियंस को उसका कोई बेनिफिट नहीं था। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ऑल्दो एक्सपोर्ट वाज वेरी मच बट दैट डिड नॉट फ्लो गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इस लाइन का क्या मतलब है? दैट डिड नॉट फ्लो गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इस बात का क्या मतलब हुआ? गोल्ड और सिल्वर का कंपैरिजन यहाँ पे इसलिए किया गया है कि भले ही कितना भी एक्सपोर्ट होता था, उसका इंडिया को कोई फायदा नहीं होता था। इंडिया वाज नॉट एट ऑल बेनिफिटेड बाय दैट एक्सपोर्ट। जो भी एक्सपोर्ट होता था उससे इंडिया को कोई भी फायदा नहीं होता था। तो ये एक आपने इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिख लेना। जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट ही करोगे तो इस पॉइंट में इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिख लेना, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ऑल्दो एक्सपोर्ट वाज वेरी मच बट दैट डिड नॉट फ्लो गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। ये सारे पॉइंट के स्टार्टिंग में, जैसे मैं कहती हूँ ना इंट्रोडक्शन करके लिखना, तो जैसे इंट्रोडक्शन में इन्वर्टेड कॉमा लिख के अंडरलाइन कर देना, ये एज अ कोटेशन टाइप की हो जाएगी। ठीक है? चलो अब हम देखते हैं इंडिया की वेल्थ क्यों डिक्लाइन हुई। इंडिया की वेल्थ इसलिए डिक्लाइन हुई, वो तो खैर वही बात है, आधे से ज्यादा प्रोडक्शन लेके जाते थे ब्रिटिशर्स। जो उनका पैसा होता था वो उनको तो इंडिया को तो देते ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल नथिंग ही रेट पे लेके जाते थे। और जो अल्टीमेटली जो अमाउंट, आधा जो प्रोडक्शन होता था वो अदर कंट्रीज में होता था, उसका अमाउंट भी, उसका रिवेन्यू भी बहुत कम। वो भी सारे रिवेन्यू बल्कि खुद ही ले लेते थे ब्रिटिशर्स, उसका पॉइंट समथिंग भी इंडिया को नहीं देते थे। जिससे क्या होगा देखो, एक काम को करने में मेहनत भी उतनी लगी, लेबर भी उतनी लगी, वर्क फोर्स भी उतनी लगी, प्रोडक्शन भी उतना ही लगा, और रॉ मटेरियल्स भी उतना ही लगा, टाइम भी उतने लगे, एफर्ट्स भी उतने लगे। अल्टीमेटली कंपाइल करके अगर हम देखा जाए तो इन सबका क्या कमाना चाहते थे इंडिया? प्रॉफिट, ताकि इंडिया को डेवलपमेंट हो, और इंडिया का डेवलपमेंट फिर भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली लॉस में कौन रही हर तरीके से? इंडिया। तो इसलिए इंडिया की इसी रीजन की वजह से ऑल द वेल्थ ऑफ द इंडिया वाज ड्रेन्ड आउट। इंडिया की सारी वेल्थ ड्रेन हो गई थी, खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, फिनिश हो गई थी। ठीक है? तो इसलिए इंडिया इस बात में खुशी मनाती कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, या दुख मनाती? तो इसमें कोई फायदा नहीं था, भले कि ब्रिटिश कहते ना अपने आप ही कोई काम करो और अपने आप ही उसे बिगाड़ दो। अपने आप ही ब्रिटिशर्स ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और अपने आप ही उसे खराब हो गया, खराब कर दिया, क्योंकि सारा पैसा अल्टीमेटली वो लेके चले गए। कंप्लीट समझ आ गई यहाँ तक कि ये सारे आज का पॉइंट? अब ना मुझे एक बात और बताओ, इस टॉपिक के अलावा मैं अगर आपसे पूछूं एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपसे मैं पूछूं बच्चों कि अगर ये हमारे फॉरेन ट्रेड से हमें सिर्फ पैसों से मतलब होता है कि अगर कोई बंदा फॉरेन ट्रेड कर रहा है, क्या उसका एम सिर्फ इतना है कि उसके पास पैसे आ जाए? बताओ। फिर और क्या होता है? व्हाट इज द अनदर एम ऑफ डूइंग द फॉरेन ट्रेड? और क्या कंट्री को फायदे हो सकते हैं पैसों के अलावा? अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, फॉरेन ट्रेड करने का पैसों के अलावा ये सबसे बड़ा मोटिव होता है कि आप
और कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सको। देखो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, जब इंडिया में पेंडेमिक के केसेस कम थे, तो जब वैक्सीनेशंस बनी थी या कुछ भी हुआ था, तो उन्होंने अदर कंट्रीज में सेल कर दी, सेल नहीं सॉरी दे दी, फ्री में दे दी। और भी जो हमारी और भी जितनी हेल्प हो सकती थी हमारी कंट्री से, वो सारी हेल्प हमारे पीएम ने की। अब क्या हुआ, जब इंडिया पे बुरा वक्त आया, पेंडेमिक का वक्त आया, तो और कंट्रीज ने भी हेल्प की। तो ट्रेड करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आप अपना पैसा कमा लो, प्रॉफिट जनरेट कर लो, कंट्री का डेवलपमेंट कर लो, जीडीपी बढ़ा लो या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बढ़ा लो। इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे फॉरेन ट्रेड करने के, जिसका बिगेस्ट इंपॉर्टेंस होता है टू डेवलप द फॉरेन, टू फॉस्टर द इकोनॉमिक रिलेशंस एंड टू फॉस्टर द रिलेशंस विद अदर कंपनी कंट्री। जो कहा जाता है ना, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाना भी एक बहुत मेजर फैक्टर्स होता है, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट होता है हमारी ट्रेडिंग सेक्टर के लिए। समझ गए? तो ये तो खैर अदर देन टॉपिक था, तो इसका तो हमारे टॉपिक से कोई मतलब नहीं था। आज के आपके ये पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स थे कि हमारी फॉरेन ट्रेड का क्या मकसद था या क्या था सोसाइटी में फॉरेन ट्रेड को करने का, क्या कंडीशन थी कॉलोनियल पीरियड में। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप उसके फीचर्स लिखोगे, जो आपको पॉइंट की हेडिंग पता है, फिर आप इन्हें डिफाइन करना शुरू कर दोगे। आप इन्हें डिफाइन करोगे, लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखोगे। अगर आप इस फॉर्मेट से आंसर बनाते हो, इस फॉर्मेट से अगर आप अपना क्वेश्चन लिखते हो, देन आई एम डैम श्योर यू विल स्कोर फुल ऑन फुल मार्क्स इन इट। ठीक है, चलो कुछ, इट्स द टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आज के जमाने में कौन कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जो फॉरेन ट्रेड के, जो ट्रेडिंग होती है, मतलब व्हाट आर द आइटम्स, मतलब हमारी कंट्री किस चीज में एक्सपोर्ट में बेस्ट है, ये बताओ। आज के ज़माने की बात कर रही हूँ मैं। रॉ मटेरियल्स के अलावा, जैसे हमारी प्रोडक्शन, ये बताओ हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? वेजिटेबल्स तो पहुँचते-पहुँचते ही सड़ जाएगी। वेजिटेबल्स तो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स मतलब जिनकी लाइफ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होती। व्हीट, बाजरा, मेज, ये जो गेहूँ वगैरह होते हैं ना, इनका प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ज़्यादा होता है और अदर स्पाइसेस और अदर कंट्री में कम होता है। तो इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट दीज़ थिंग्स इन अनदर कंट्रीज़। एक ऐसी चीज़ें बताओ, 1-2 चीज़ें जो इंडिया इम्पोर्ट करती है आज के ज़माने में। टॉयज़? हो टॉयज टॉयज, ना ना ना, बेसिकली होता है ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीजें हमारी जो, जैसे जो गल्फ कंट्री में ज्यादा होते हैं, यहाँ पे नहीं होती, उन चीजों को इम्पोर्ट करती है। ठीक है, और बाकी ये पॉइंट तो समझ, मुझे वो वाली कोटेशन कोटेशन बताओ जो मैंने आपको बताई थी, बिना देखे बताना। करेक्ट लिखना बात। हाँ, राइट राइट राइट, मैं यही कह रही, आधे से क्यों काट लिया, आधे पूरे से ही स्टार्ट करते। करेक्ट, वेरी गुड। तो आप इसके रेडी रहना, ये नोट्स अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना। आज आपको करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि आपको अंदर का भी पॉइंट्स खुद लिखना, आप इसको लिख लेना। और जो आपका वो वाला डाउट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, मतलब अभी आफ्टर द क्लास बता दूंगी। ठीक है, आपको अभी तक के इस टॉपिक में या प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट है? अब आप अपना प्रिपेयर रहना आगे के टेस्ट के लिए। कल इसका इकोनॉमिक्स का टेस्ट मैं सैटरडे को लूंगी। ठीक है, कल फ्राइडे को तो इंग्लिश का, सैटरडे को इकोनॉमिक्स का और संडे को अकाउंट्स का। ओके, और कोई भी डाउट हो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, या हमने जैसे हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो उसे मार्क कर दिया करो और नेक्स्ट डे अपनी क्लास में पूछ लिया करो।
ठीक है बच्चा। अभी तक कोई डाउट नहीं? हाँ बोलो, पूछो। हाँ बिल्कुल, पूरी इंडिया में ही राज करते थे। आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहे हो? उन्हें ना ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चा इसलिए कहते हैं, बेसिकली इसका कोई ये मतलब नहीं है कि वो ईस्ट में राज करा करते थे तो इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी खोले। ये तो उनका नाम था, जो उनकी ईस्ट इंडियन कंपनीज थी। जैसे अगर अब मैं बात कर लूँ, मैं अपनी कोई कंपनी खोल लूँ, मैं उसे अपने नाम से खोल लूँ। अब मैं अगर नॉर्थ में रहती हूँ तो मैं उसका नाम नॉर्थ से रख दूँ, तो इसका कोई ताल्लुकात इससे नहीं था कि वो ईस्ट में रहते थे इसलिए उन्होंने रखा था। इसका रिलेशन ये था कि उनका ये ऐसा नाम था उनकी कंपनी का, जैसे वो ट्रेड करते थे, जैसे वो कंट्रीब्यूट करते थे, वो उनका नाम था। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उन्होंने, वो जिस जगह रहते थे उन्होंने उस जगह से रिलेटेड नाम रखा था। ठीक है बाबू। और कोई बात होगी फिर भी मैं आपको कल इसका और बता दूंगी, आगे इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चा। ओके बाबू, तो आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना।